हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़ना है तो एस्टिमेशन एंड कैलकुलेशन, फिर हम पढ़ेंगे रिसीवेबल मैनेजमेंट, नेक्स्ट इज कैश मैनेजमेंट एंड लास्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एस्टिमेशन एंड कैलकुलेशन। इसमें हमें सबसे पहले मीनिंग समझना है वर्किंग कैपिटल का। और वर्किंग कैपिटल का मीनिंग समझने के लिए हमें मीनिंग समझना पड़ेगा ऑपरेटिंग साइकिल का। तो सबसे पहले मीनिंग समझ रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल का। क्या मीनिंग होता है ऑपरेटिंग साइकिल का? ड्यूरेशन ऑफ टाइम between acquisition of supplies and the collection of cash from receivables। रिसीवेबल्स को हम डेटर्स भी बोलते हैं, एक ही बात है। रिसीवेबल्स कह लो या डेटर्स कह लो। पहले इस मीनिंग को समझते हैं। मान लीजिए मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो पहले मैंने कैश से क्या परचेज किया? रॉ मटेरियल। उसके बाद उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया वर्क इन प्रोग्रेस में, और वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्ट हुआ फिनिश गुड्स में। यानी कैश को मैंने पहले कन्वर्ट किया रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल कन्वर्ट हुआ वर्क इन प्रोग्रेस में क्योंकि प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, और जब प्रोडक्शन आपकी यानी गुड्स कंप्लीट तैयार होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? फिनिश गुड्स में। फिर फिनिश गुड्स को आपने सेल कर दिया, तो वो कन्वर्ट हो गया डेटर्स में, और डेटर से जब कलेक्शन आ गई तो वापस वहीं पहुंच गए जहां हमने स्टार्ट किया था। और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग साइकिल। यानी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, तो मैंने जो कैश है वो किस में कन्वर्ट किया? रॉ मटेरियल परचेज किया। रॉ मटेरियल परचेज किया तो उससे मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट की, तो पहले क्या बना? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस जब गुड्स कंप्लीट तैयार होगी तो फिनिश गुड्स, फिर फिनिश गुड्स को हमने सेल किया डेटर्स,
और डेटर्स को ही वापस हमसे जब कलेक्शन होगी तो वापस कैश। तो देखो इन सब चीजों को कुछ टाइम लगता है, यानी ऑपरेटिंग साइकिल जब भी आपका आएगा वो हमेशा टाइम में आएगा। ऑपरेटिंग साइकिल जब भी आएगा वो आपका किस में आएगा, टाइम में आएगा। और ये ऑपरेटिंग साइकिल क्योंकि एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, आप सबको मालूम है। जैसे मान लीजिए हमें रॉ मटेरियल परचेज करने में, जब कैश को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए कितने डेज लगते हैं, 10 डेज लगते हैं, राइट। और रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस में इसको कन्वर्ट होने में मान लीजिए लगते हैं 5 डेज। ठीक है, पहले यहां तक। और फिर वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में आने में उसको लगते हैं मान लीजिए 30 डेज। ठीक है, पहले यहां तक। और फिर फिनिश गुड्स से डेटर में सेल होने में उसे लगते हैं 20 डेज। और फिर डेटर से कैश कलेक्ट करने में उसमें लगते हैं मान लीजिए 50 डेज। ठीक है, पहले यहां तक। तो यानी कहने का मतलब हमारा ऑपरेटिंग साइकिल इसमें कितने डेज का हुआ, 10 + 5 15, 15 + 30 45, 45 + 20 65, 65 + 50 115 डेज। तो इसमें जो ऑपरेटिंग साइकिल आया वो आपका 115 डेज का। और यही मैंने बताया ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। ठीक है, पहले यहां तक। यानी टाइम का आपको ड्यूरेशन बताएगा, जैसे हमें यहां बताया गया कितने डेज, 115 डेज। अब ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ये किस किस के बीच में है, बिटवीन, सबसे पहले आपने क्या परचेज किया, रॉ मटेरियल सबसे पहला। ठीक है, पहले यहां तक। और रॉ मटेरियल से सीधा पॉइंट किस पे आ गए, वापस कैश मिला, किससे, डेटर से। क्लियर है पहले यहां तक। यानी हम कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, यहां से कैश रॉ मटेरियल में गया, फिर आगे प्रोसेस चलता आया, वापस कैश किससे आ गया, डेटर से आ गया। इसी को क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग साइकिल। इसी को क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग साइकिल। क्या, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ सप्लाईज मतलब रॉ मटेरियल एंड द कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम रिसीवेबल्स बोल सकते हो या डेटर्स बोल सकते हो। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखनी है, ये तो मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग है। मान लो मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, मतलब मैं गुड्स, फिनिश गुड्स ही परचेज करता हूं और सेल करता हूं। तो पता यहां पर फिर एक ही हो जाएगा आपका, क्या, कैश से आ जाएगा फिनिश गुड्स या इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ये पूरी इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। और अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, पहले यहां तक इन तीनों की जगह, इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस, फिर उसमें क्या होगा, ट्रेडिंग बिजनेस में कैश से सीधा किस में आएगा, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स में, और उसमें सीधा किस में आ जाएगा, डेटर्स में, क्योंकि ये तीनों की जगह एक आ गया, और वापस किस में आ जाएगा, कैश में। और मालूम है ऑपरेटिंग साइकिल के कंपोनेंट भी यही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपके कंपोनेंट कितने होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, पहले यहां तक। और इसको अगर पीरियड की तरह बात करोगे तो 1 2 3 4 5। अगर हम पीरियड की बात करेंगे, क्योंकि हमें पीरियड की बात करें, तो एक ये 10 डेज का पीरियड यहां है, ये 5 डेज का पीरियड यहां है, 30 डेज का पीरियड यहां है, 20 डेज का पीरियड यहां है, और 50 डेज का पीरियड यहां है। तो इसका अगर देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसके कंपोनेंट हो जाएंगे 5। पहला कंपोनेंट होगा कैश किस में कन्वर्ट हुआ, रॉ मटेरियल में। दूसरा कंपोनेंट होगा रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस में। तीसरा कंपोनेंट क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस किस में कन्वर्ट हुआ, फिनिश गुड्स में। फिर क्या होगा, फिनिश गुड्स किस में कन्वर्ट हुआ, डेटर्स में। और फिर डेटर्स किस में कन्वर्ट हुआ,
कैश में। और अगर मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है तो क्या होगा, तो कैश किस में कन्वर्ट हुआ, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स में, और इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स किस में कन्वर्ट हुई, डेटर्स में, और डेटर किस में कन्वर्ट हुआ, कैश में। सबको क्लियर है पहले यहां तक? अब दूसरी बात, क्वेश्चन दो तरह से आपको एग्जाम में आता है। अगर क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग साइकिल दिया होता है तो पता हमें क्या निकालना होता है, वर्किंग कैपिटल निकालना होता है। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल दिया होता है तो हमें क्या निकालना होता है, वर्किंग कैपिटल। और अगर वर्किंग कैपिटल दिया होता है तो आपसे क्या मांग लेता है, ऑपरेटिंग साइकिल। अब ध्यान से सुनिए, इसका मीनिंग क्या, वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। आपको मालूम है कैश से रॉ मटेरियल कन्वर्ट हुआ, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस आया, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स आया, फिनिश गुड्स से डेटर आया, और डेटर से वापस क्या आया, कैश आएगा। जो वर्कर यहां काम कर रहे हैं, जो मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या वो वेट करेंगे कि मैं उनको कहूंगा भैया जब तक मेरे पास कैश आने में कितने डेज लगते हैं, 115 डेज। मेरे पास कैश आने में कितने डेज लगते हैं, 115 डेज। मैं तो तुम्हारी तभी पेमेंट करूंगा। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा कैश इसके अंदर ब्लॉक हो गया। तो इतने डेज का, यानी 115 डेज का तो मुझे अपने पास कैश रखना ही पड़ेगा, जिसमें मुझे रॉ मटेरियल भी परचेज करना है, क्योंकि प्रोडक्शन रुक थोड़ी जाएगा, ये तो प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो रॉ मटेरियल 10 दिन में परचेज करना है, उसका वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्ट होगा, फिर फिनिश गुड्स होगा। तो इनके लिए मुझे क्या चाहिए, कैश चाहिए। इनके लिए मुझे क्या चाहिए, कैश। यानी रॉ मटेरियल में जो कि वैल्यू है उसका कितने डेज का कैश चाहिए, 10 डेज का कैश चाहिए। वर्क इन प्रोग्रेस की जो वैल्यू है उसके लिए किसके अकॉर्डिंग कितने डेज का चाहिए, 5 डेज का चाहिए। इन सबके कैश निकलेंगे। यानी रॉ मटेरियल, मैं जैसे सिंपल वे में समझाता हूं, रॉ मटेरियल मान लो पूरे साल का लगता है 5 लाख रुपीस। रॉ मटेरियल पूरे साल का कितना लगता है, 5 लाख रुपीस। ठीक है, पहले याद है मुझे 5 लाख रुपीस में से पूरे साल का, मुझे 5 लाख रुपीस जो है पूरे साल का, मान लेते हैं साल के डेज है 365, क्योंकि 365 भी हो सकते हैं 366। ठीक है, तो हम 365 लेके चल रहे हैं, क्योंकि जनरली हम 365 ही लेके चलते हैं। इनटू मुझे कितने डेज का चाहिए रॉ मटेरियल के लिए कैश, 10 डेज का। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे रॉ मटेरियल के लिए कम से कम इतना कैश रखना पड़ेगा। ऐसे किसके लिए कैश रखना पड़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। ऐसे किसके लिए कैश रखना पड़ेगा, फिनिश गुड्स के लिए। ऐसे किसके लिए कैश रखना पड़ेगा, डेटर्स के लिए। तो पता है इन सब का जो टोटल होगा ना, वही मेरा पता क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल। वही मेरा क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल। यानी मुझे, और वर्किंग कैपिटल का मतलब ही क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है जो आपको डेली ऑपरेशन के लिए, ऑपरेटिंग बिजनेस ऑपरेट करने के लिए कैश चाहिए। यानी वर्किंग कैपिटल का बड़ा सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि आपको बिजनेस के डे टू डे ऑपरेट करने के लिए जो भी आपको कैश चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। और यही आपको डेज का निकाले गए हैं। ठीक है, पहले यहां तक। तो ये आपको ऑपरेटिंग साइकिल से आपको क्या निकालना होगा, वर्किंग कैपिटल निकालना होगा। तो चलिए पहले जितनी बात पढ़ी हम उतनी पहले दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। यस, ध्यान दीजिए जरा। यस, एस्टिमेशन कैलकुलेशन में सबसे पहले हम सीख रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल। सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल का मीन, अभी बताया, ड्यूरेशन है किस चीज का, टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ सप्लाईज एंड द कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम रिसीवेबल्स। और रिसीवेबल्स को हम और क्या बोल सकते हैं, डेटर्स। रिसीवेबल को हम और क्या बोल सकते हैं, डेटर्स। ठीक है, पहले यहां तक। अब ऑपरेटिंग साइकिल 2 का बताया था, एक किसका बताया था, मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग का। और दूसरा ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग में ये रेड वाला एक ही पॉइंट बन जाएगा, किसकी जगह क्या आ जाएगा, अच्छा सॉरी अंदर ही लिख दिया मैंने, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स या इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स।
तो पहले सबसे पहले ट्रेडिंग का सीख रहे हैं। तो कह रहा है ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ट्रेडिंग फर्म इज द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, ये ट्रेडिंग का है, ठीक है। पहले यहां तक टू कन्वर्ट कैश इनटू इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स आ गया, कैश किसमें, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ये आया, ठीक है। ये तीन नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग फर्म है, वो कब आएंगे, जब मैन्युफैक्चरिंग फर्म होगी। दूसरा, टू कन्वर्ट इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इनटू रिसीवेबल्स, मैं नीचे वाला मिटा नहीं रहा, दिखने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, मैं दोबारा लगा दूंगा, लेकिन मुझे समझाना है अभी आगे। तीसरा, टू कन्वर्ट रिसीवेबल इनटू कैश, सबको समझ में आ गया पहले इतना, ये तो हो गया किसका, ट्रेडिंग फर्म का। अब हम ले रहे हैं किसका, मैन्युफैक्चरिंग का, पहली लाइन तो वही सेम ही है, अब ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, पहले थी ट्रेडिंग और अब कौन सी आपकी, मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहले कैश किस में, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल में, ठीक है, पहले यहां तक। दूसरा, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इनटू वर्क इन प्रोग्रेस, फिर टू कन्वर्ट इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इनटू फिनिश गुड्स, फिर फिनिश गुड्स यानी कन्वर्ट इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इनटू रिसीवेबल्स, और फिर रिसीवेबल को किस में कन्वर्ट कर दोगे, कैश में, टू कन्वर्ट रिसीवेबल इनटू कैश। सबको समझ में आ गया अच्छे से। तो ये हमारा किसका मीनिंग हो गया, ऑपरेटिंग साइकिल का। ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग हमने दो में सीखा, किस किस में, एक तो हमने सीखा ट्रेडिंग में और एक हमने सीखा मैन्युफैक्चरिंग में। अब ध्यान से सुनिए, मुझे पता चला कि मेरा जो ऑपरेटिंग साइकिल आया था, एक मिनट कितना आया था, एक मिनट जरा ये हटा दो जरा, जस्ट मिनट, ओके लगातार ही आ गया, चलिए कोई नहीं, जस्ट ए मिनट। ये मेरा आया था 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 30 45, 45 प्लस 20 65 प्लस 50 115 डेज। इसको हम बोलते हैं ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल, याद रहेगा। उसके बाद निकलता है नेट ऑपरेटिंग साइकिल। यार मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना है, मुझे रॉ मटेरियल क्या करना है, परचेज करना है, और मुझे 5 डेज का क्रेडिट मिल रहा है। मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना है या रॉ मटेरियल में 5 डेज का मुझे क्या मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है। तो पता है यहां से 5 डेज कम हो जाएंगे, यहां से 5 डेज क्या हो जाएंगे आपके, कम हो जाएंगे। यानी मुझे अब जो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है वो कितना है, 110 डेज। कॉमन सेंस की बात है ना, कि अगर मुझे रॉ मटेरियल कैश में परचेज करना है तो वो तो 115 डेज, मान लो मुझे जिससे मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूं वो मुझे 5 डेज का टाइम दे रहा है। तो आपको मालूम है जैसे अगर वो 5 डेज का टाइम दे देगा तो आपको मालूम है आपका ऑपरेटिंग साइकिल कम हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम मिल गया एक्स्ट्रा, ठीक है। पहले यहां तक अगर वो बोल दे कि जो गुड्स जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो कितने डेज का टाइम दे रहा है, 20 डेज का टाइम दे रहा है, तो 115 में से 20 डेज माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 85 डेज, 50 11 में से 2 गया 9, सॉरी 95 डेज। सबको मेरी बात समझ में आ रही है। यानी अगर इन सबको ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा, ग्रोस वर्किंग का, सॉरी ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल। और उस ऑपरेटिंग साइकिल में से क्या माइनस कर दोगे, जो क्रेडिटर की जो आपको पेमेंट है वो माइनस कर दोगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो वही अब टॉपिक था हमारा अगला। नेक्स्ट 1 बाय 1 समझा रहा हूं, वापस दोबारा लगा दूंगा ताकि आप आराम से नोट कर सको। ये हमारा हो चुका है मैन्युफैक्चरिंग, अब ये आ गया हमारा। एक मिनट पहले इतना हटा दूं क्योंकि इसके लिए तो ज्यादा चाहिए भी नहीं। तो ये देखिए, ये 10 डेज को पता क्या बोला जाएगा, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, ठीक है। पहले यहां तक, उसके बाद इसको बोला जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, इसको बोला जाएगा फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, इसको बोला जाएगा डेटर्स कलेक्शन पीरियड, ठीक है। पहले यहां तक, उसके बाद क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर, उसका क्या बोला जाएगा, क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर, उसमें से क्या कर दिया जाएगा, माइनस। तो क्या निकल के आएगा, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। क्या निकल के आएगा, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। दूसरी बात, ये भी याद रखना है, इन सबको ऐड करोगे
तो ये निकल के आएगा ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल। लिखा नहीं हुआ तो लिख देता हूं मैं। ठीक है पहले यहां तक। और लेस करोगे जो सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स, या सप्लायर का मतलब किससे, क्रेडिटर्स से। ठीक है पहले यहां तक उसने जितना टाइम अलाउ किया है वो माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। आपको मोस्टली एग्जाम में ऑपरेटिंग साइकिल लिखा है तो याद रखना वो नेट ही है, फिर आप ग्रोथ कैलकुलेट नहीं करोगे। ग्रोथ तभी कैलकुलेट करोगे जब क्वेश्चन में डिमांड होगी, नहीं तो आपको सीधा ही दिखाना है, मतलब ग्रोथ लिखना भी नहीं है, आपको टोटल करना है और उसमें से लेस कर दीजिए सीधा नेट ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियर है पहले यहां तक। ग्रोथ ऑपरेटिंग साइकिल अगर मांगेगा तो पता फिर इसका यूज नहीं हो पाएगा, क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर्स कह लो या सप्लायर्स। चलिए आगे ध्यान दीजिए। ये वापस हटा रहा हूं, जाके मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा। यस, अब ध्यान सुनना जरा। इसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब एक एक करके वैल्यू समझा रहा हूं, या आप साथ साथ नोट कर दीजिएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम जितना हुआ है आपको वो लेना होता है, और ये जो मैं लिख रहा हूं ये सब आपको पूरे साल का होगा। ठीक है पहले यहां तक हो गया। अब इससे डेज हमें गिवन होंगे, उससे हम क्या निकाल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल। उससे हम क्या निकाल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम ये चाहिए होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहां लिख रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उसमें ऐड करोगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और उसमें से लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है पहले यहां तक। इसलिए हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। मान लो क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दिया ही नहीं हुआ, ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, तो ये फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा, रॉ मटेरियल परचेज। फिर ये फॉर्मूला कंज्यूम की जगह क्या बन जाएगा, परचेज। यानी कंज्यूम हम हमेशा प्रेफरेंस कंज्यूम को देंगे, क्योंकि अगर आपने गलती से मैंने यहाँ परचेज लिख दिया तो पता आप इसको इग्नोर ही कर दोगे अगर क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इसलिए मैंने यहां लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम, ना कि परचेज। ठीक है पहले यहां तक। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको मालूम है रॉ मटेरियल जब आपने परचेज किया तो उसमें सिर्फ रॉ मटेरियल ही आएगा। ठीक है पहले यहां तक। अब आपको बताइए रॉ मटेरियल इधर चला गया ना, तो रॉ मटेरियल तो आना ही आना है, और आपको पता है प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो इसमें बाकी एक्सपेंसेस भी लग रहे होंगे, लेबर भी लग रही होगी, और फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस है वो लग रहे होंगे। लेकिन इसमें याद रखना
यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो कैश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कैश की। तो पता है जैसे ही मैंने बोला कैश की बात हो रही है बेटा, तो इसमें एक्सक्लूड हो जाएगा डेप्रिसिएशन। यानी फैक्ट्री ओवरहेड में क्या नहीं आएगा? डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि समझ आ रहा हूं हम यहां सिर्फ बात ही किसकी कर रहे हैं? कैश की। और ऐसे वो सारे एक्सपेंसेस आएंगे जिसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है? कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो जनरली आपको क्वेश्चन में एक ही वर्ड मिलेगा ज्यादातर, डेप्रिसिएशन। सबको समझ में आ रही मेरी बात? दूसरा, आप इस पर भी पूरी बात नहीं गई, अभी और बात करूंगा, लेकिन पहले हम फिनिश गुड्स की बात करेंगे। इसके लिए भी रॉ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, जगह नहीं है इसलिए OH लिख दिया, ओवरहेड, ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। पहले हम फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम वर्क इन प्रोग्रेस की बात करेंगे। चलिए अब ध्यान सुनिए जरा। फिनिश गुड्स का मतलब है प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यानी जो वर्क इन प्रोग्रेस पे प्रोसेस चल रहा था वो आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसका मतलब रॉ मटेरियल 100% यूज हो गया, लेबर पूरी यूज हो गई, फैक्ट्री ओवरहेड पूरे यूज हो गए, और ऑफिस ओवरहेड पूरे यूज हो गए। रॉ मटेरियल 100%, लेबर 100%, फैक्ट्री ओवरहेड 100%, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी कितने? 100%, क्योंकि अब फिनिश हो चुका है। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं ये 100% है? क्योंकि अभी तो प्रोसेस चल रहा है। तो इसके लिए क्वेश्चन में बताया होगा कि कितना रॉ मटेरियल की परसेंटेज लें, कितना लेबर की लें, और कितना फैक्ट्री ओवरहेड की लें। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो हमें पता है ये फिनिश गुड्स हो गया है, कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये तो 100% है ही है। यानी रॉ मटेरियल 100% है, लेबर 100% है, फैक्ट्री ओवरहेड 100% है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 100% है फिनिश गुड्स में, क्योंकि कंप्लीट हो गया है। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस में तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये क्वेश्चन को बताना पड़ेगा कि हम रॉ मटेरियल कितने परसेंट लें, लेबर कितने परसेंट लें, और फैक्ट्री ओवरहेड कितने परसेंट लें। और अगर बताया नहीं है तो फिर आपको क्या लेना है? 100%। ये कब? जब मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। 50%, 50%। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये तभी लेना है अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि रॉ मटेरियल कितने परसेंट ले, लेबर कितने परसेंट ले, फैक्ट्री ओवरहेड कितने परसेंट ले। ये तो हमें मालूम है कि ये 100% तो नहीं है, तो हम रॉ मटेरियल मान लेते हैं 100% है, क्योंकि पूरा रॉ मटेरियल आपने दे दिया इधर वर्क इन प्रोग्रेस वालों को, तो हम मान लेते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि बाकी काम तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो इसका मतलब लेबर कितने परसेंट ले लेंगे? 50%, और ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड भी कितने परसेंट? 50%। क्योंकि अगर आपको पता है ये भी 100% हो गया, ये भी 100% हो गया, भाई फिर तो ये वर्क इन प्रोग्रेस रहा ही नहीं, फिर तो ये क्या बन गया? फिनिश गुड्स बन गया। फिर तो ये क्या बन गया? आपका फिनिश गुड्स। और दूसरी बात जो मैंने बात की यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड में किसको एक्सक्लूड करना है? डेप्रिसिएशन को। यहां पर भी यही बात आपकी फॉलो करनी है, यानी यहां पर भी किसको एक्सक्लूड करना है? डेप्रिसिएशन को। किसमें? फैक्ट्री ओवरहेड में, और किसमें? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे ध्यान दीजिए। याद रखना ये इसके साथ दोनों के लिए, ये इसके लिए भी है और इन दोनों के लिए भी है। अब हम इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, इसकी भी बात होगी। अब हम बात कर रहे हैं डेटर्स की।
डेटर्स के लिए मैं लिख रहा हूं बेटा यहां पर, ये प्लीज नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये मिट जाएगा, आएगा तो ये सब कुछ दोबारा से, लेकिन डिफरेंट वे से आएगा। ठीक है, पहले यहां तक तो प्लीज ध्यान दीजिए। डेटर्स में क्या क्या लोगे? रॉ मटेरियल, उसके बाद लेबर, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और यहां परसेंटेज की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है ये फिनिश गुड्स का ही आगे आया है, तो वही 100% ही है। बस इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहां सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं आते, यहां कौन से भी आ जाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाते हैं। सबका पहले मीनिंग समझ में आ रहा है? रॉ मटेरियल के लिए आपको लेना है रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, पहले यहां तक। यहां पर लेना है रॉ मटेरियल, फिर लेबर और फिर फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर है पहले यहां तक? उसके बाद यहां लेना है रॉ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और ये सब कुछ 100% लेना है। ये क्वेश्चन में अगर बताया हुआ तो बेटा वही परसेंटेज लेनी है, बताया नहीं है तो तब ये लोगे रॉ मटेरियल के लिए 100% और लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए 50%। उसके बाद डेटर्स के लिए रॉ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये सब कुछ आपको फॉर्मूले में यूज करोगे। अब आपको फॉर्मूला बहुत इजी लगेगा क्योंकि बच्चों को यही दिक्कत आती है कि कभी किस में कौन सा लेना है, किस में कौन सा नहीं लेना है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, आप खुद देखिएगा आपको कि कितना हेल्पफुल होता है समझने में। सबको समझ में आ गया अच्छे से? तो चलिए इसको प्लीज नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें ना एक चीज रह गई है, वो भी बता देता हूं, यहां पे डाल देते हैं। चलो यही बीच में डाल रहा हूं मैं, क्रेडिटर्स वाले आगे जो आपको माइनस करने होते हैं, इसलिए मैं रेड पेन से लिख रहा हूं। क्रेडिटर, पता उनके लिए क्या लेना होता है? आप सबको नजर आ रहा हूं, बहुत छोटा लिखना पड़ रहा है। रॉ मटेरियल परचेज, याद रखना यहां रॉ मटेरियल परचेज, कंज्यूम नहीं। इसके लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल परचेज। इसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल परचेज। और ये यहां पर भी रॉ मटेरियल कंज्यूम ही है, यहां भी रॉ मटेरियल कंज्यूम है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, रॉ मटेरियल कंज्यूम है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या चाहिए? रॉ मटेरियल परचेज, ये याद रखना। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्राइटर की जब वैल्यू निकालनी है उसके लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल परचेज। मैंने यहां डाल दिया बीच में ही, ठीक है, पहले यहां तक। इसके साथ आपका ये वर्किंग कैपिटल को आप यानी इन सबको फॉर्मूलों को यूज करोगे, जब वैल्यूज निकालोगे तो ये आपको याद रखना है। रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम लेना है, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए तीनों आएंगे, लेकिन रॉ मटेरियल 100%, लेबर 50%, फैक्ट्री ओवरहेड 50%। लेकिन ये परसेंटेज तभी यूज करोगे जब क्वेश्चन में कोई परसेंटेज गिवन नहीं है। अगर गिवन है तो वही परसेंटेज यूज करनी है, वो जो भी परसेंटेज दे। रॉ मटेरियल यहां पर लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और याद रखना इसमें भी किसको एक्सक्लूड करना है? डेप्रिसिएशन को। यहां भी लिख देता हूं, यहां पर भी एक्सक्लूड करना है आपको डेप्रिसिएशन को। सबको समझ में आ गया? चलिए नोट करिए इसको, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं।
हाँ जी, आगे ध्यान दीजिए। यस, अब आपका आ गया वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब हम लिख सकते हैं, वर्किंग कैपिटल का मतलब है फंड रिक्वायर्ड, या आप लिख सकते हो फंड का मतलब यहां कैश से है। किसके लिए? टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टेड फंड या कैश रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड, सॉरी, टू बी इन्वेस्टेड। और किस में इन्वेस्ट करना होगा? बिजनेस में। टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ठीक है, पहले यहां तक। किसके लिए? फॉर ए शॉर्ट पीरियड। कहता वर्किंग कैपिटल क्या है? फंड या कैश रिक्वायर है जो इन्वेस्ट करना है किसमें? बिजनेस में, फॉर ए शॉर्ट पीरियड। ठीक है, पहले यहां तक। और शॉर्ट पीरियड क्यों? क्योंकि शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। ठीक है, पहले यहां तक। तो वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फंड, मतलब कैश रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर ए शॉर्ट पीरियड, यूजली अप टू 1 ईयर। इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल, यस, क्योंकि लेस देन 1 ईयर है। और सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पहले यहां तक। क्यों? क्योंकि सर्कुलेट होती है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए। नीड क्यों है वर्किंग कैपिटल के लिए? कहता है वर्किंग कैपिटल इज नीडेड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। यस, अगर बेटा ऑपरेटिंग साइकिल ही नहीं है तो पता है वर्किंग कैपिटल ही नहीं होगी। देखिए कैसे, मैंने आज गुड्स परचेज किए, आज मैंने गुड्स परचेज किए और आज ही सेल कर दिए, सब कुछ आज ही हो गया। तो पता है यहां ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? जीरो है। यहां ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? जीरो है। यानी एक दिन में ही, 1 डे, ये जीरो से मतलब एक दिन बनाया है, मतलब आज ही गुड्स परचेज किए, आज ही मेरे पास कैश वापस आ गया। तो मुझे क्या कैश अलग से रखने की जरूरत है बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए? क्योंकि वर्किंग कैपिटल की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि हमने जो कैश इन्वेस्ट किया है वो तो हमें काफी दिनों के बाद आने वाला है, और बिजनेस चलाने के लिए आपको तो डेली के कैश एक्सपेंसेस चाहिए। तो इसलिए हमें क्या रखनी पड़ती है? वर्किंग कैपिटल। इसलिए हमें क्या रखनी पड़ती है? वर्किंग कैपिटल। तो इसलिए कह रहा है वर्किंग कैपिटल इज नीडेड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। दूसरा, वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू फाइनेंस ऑपरेशन ड्यूरिंग ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द बिजनेस टू रन स्मूथली। सबको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए। यस, ये आपका फॉर्मेट है। एक मिनट, थोड़ा इसको मैं डिस्प्ले चेंज कर दूं क्योंकि आपको प्रॉपर नजर नहीं आ रहा। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स, ये आपने मेन पढ़े थे। इसके अलावा कई बार बोल देते हैं कि ये आपको मेंटेन करना है, इतना मिनिमम चाहिए, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, सीधा ही निकलेगा ना। प्रीपेड, यानी एक काम करते हैं, इसको डिफरेंट वे से करते हैं। इनके लिए आपको फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, ये खुद ही सीधा डायरेक्ट अमाउंट दियोगे, आपको लिख देने हैं। ठीक है, पहले यहां तक। बेसिकली आपको जब आएगा क्वेश्चन तो बेसिकली यही आएंगे जो मैं टिक मार्क कर रहा हूं। ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं आएंगे, आएंगे लेकिन चांस कम होता है आपके पास। ठीक है, पहले यहां तक। तो रॉ मटेरियल के लिए फॉर्मुला लगाना पड़ेगा आपको, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए फॉर्मुला लगाना पड़ेगा, फिनिश गुड्स के लिए लगाना पड़ेगा, डेटर्स के लिए लगाना पड़ेगा। कैश इन हैंड के लिए आपको कोई फॉर्मुला नहीं लगाना पड़ेगा, खुद ही बता देगा इतना कैश रखना है तो बस रख देना इतना कैश। प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए आपको बता देगा कि ये 2 मंथ्स के प्रीपेड है, 3 मंथ्स के प्रीपेड है, तो बस सीधा कैलकुलेट कर देना। क्रेडिटर के लिए फिर से फॉर्मुला लगाना पड़ेगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए आपको कोई फॉर्मुला नहीं लगाना पड़ेगा, वो खुद ही बता देगा कि कितने मंथ्स की आउटस्टैंडिंग है, 1 मंथ का या 2 मंथ्स का। तो ये जो वर्किंग कैपिटल निकल कर आती है इसको बोलते हैं टोटल करंट असेट्स, या इसको बोला जाता है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। लिख लेना इसके साथ जब नोट करोगे बेटा, ग्रोस वर्किंग कैपिटल।
एक ही बात है। ठीक है, पहले यहां तक। कोई कई बार क्वेश्चन बोल देता है आप ग्रोस निकालो, तो इसका मतलब बस यही रुक जाना है आपको, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। और अगर दोनों मांगता है तो पहले यहां रुकोगे, उसके फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू करोगे, मतलब ये हेडिंग लिखोगे फिर आगे कंटिन्यू। ठीक है, पहले यहां तक। तो ये आपका नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। कैसे? आपको पता ही है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, आप 12 से पढ़ते आ रहे हो, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर कोई सेफ्टी मार्जिन देता है तो वो एक्स्ट्रा और ऐड कर दोगे, ये याद रखना, इफ एनी, हमेशा नहीं होगा, क्वेश्चन बोलेगा तो ही। तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? टोटल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, पहले यहां तक। ये आपका नेट है, सेफ्टी मार्जिन ऐड करने के बाद आपका क्या निकल के आ जाएगा? टोटल वर्किंग कैपिटल। प्लीज नोट कर लीजिए इस फॉर्मेट को। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अब इनकी कैलकुलेशंस है, आप सिर्फ देख लीजिए, इनको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे आराम से। अभी जैसे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं बस, एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल कंज्यूम, देखो मैंने आपके लिए यही बताया था, रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि आपको फॉर्मूले याद ही नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम, नीचे आपको पूरे साल का दिया होता है, भाई पूरे साल में 12 है, 365 है या 52। देखो 12 का मतलब यहां मंथ से है, 365 का मतलब डेज से है, और 52 का मतलब वीक से है। इनटू आपको बताया होगा, ये आपको बताया होगा कि रॉ मटेरियल कितना होल्डिंग पीरियड है। जैसे हमारे एग्जांपल में आई थिंक था 10 डेज, राइट? सबको समझ में आया? ऐसे फिर निकालोगे वर्क इन प्रोग्रेस का। वर्क इन प्रोग्रेस के देखो 3 चीजें आई है। पहला कौन सा आया? रॉ मटेरियल। फिर क्या आया आपका? लेबर, वेजेस बोल लीजिए। फिर कौन सा आया? फैक्ट्री ओवरहेड बोल लीजिए या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोल लीजिए, एक ही बात है। इसलिए 3 फॉर्मूले लगे, पहले रॉ मटेरियल का, फिर एनुअल वेजेस का, फिर मैन्युफैक्चरिंग का। नीचे अपॉन वही चीज है, और यहां पर रॉ मटेरियल का पीरियड था ना, होल्डिंग पीरियड, यहां किसका आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस का। इसलिए देखो लिखा हुआ है प्रोसेस पीरियड, प्रोसेस पीरियड, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। डिग्री ऑफ कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, अगर क्वेश्चन में गिवन है फिर तो वही लोगे, नहीं तो गिवन नहीं है तो क्या बताया था? इसके लिए लेनी है 100%, इसके लिए लेनी है 50%, इसके लिए लेनी है 50%। ठीक है, पहले यहां तक मेन ये याद रखना है जो मैंने लिखवाया था। रॉ मटेरियल के लिए सिर्फ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए रॉ मटेरियल भी लेना है, लेबर भी लेना है, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी लेना है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। ये सब देखिए, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ना रटने की जरूरत है, आपको अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। ऐसे फिनिश गुड्स का आ गया, मैंने यहां लिख दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, सीधा लिख दिया, एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको पता है इसके अंदर क्या क्या आया? आपको पता है इसके अंदर आया रॉ मटेरियल, है ना, इसके अंदर आया आपका लेबर, इसके अंदर आया ओवरहेड, कौन कौन से? फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, पहले यहां तक। और डेटर में एक चीज और ऐड होगी, ऊपर वाला तो आना ही आना है, क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और इनमें क्या एक्सक्लूड कर देना है? डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि हम यहां बात ही किसकी कर रहे हैं? कैश की। कैश खुद ही बता देगा कितना मिनिमम कैश रिक्वायर्ड है, वो बता देगा आपको। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको मालूम है, करंट असेट्स है, आउटस्टैंडिंग, इनमें कोई फॉर्मूले नहीं होते, तो क्वेश्चन में खुद ही बताएगा। देखो इनके लिए फॉर्मूले हैं, इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन खुद ही बता देगा कि इतना अमाउंट लेना है या इतने मंथ्स का प्रीपेड है, तो बस कैलकुलेट कर देना है उतने मंथ्स का। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, ये सब ऐड होगा, क्योंकि मैंने पहले देखो ये वही चीज है, आपको दोबारा बता दूं, ये वही चीज चल रही है, यही वाली, बस अब फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं। रॉ मटेरियल का ये फॉर्मूला, वर्क इन प्रोग्रेस का ये फॉर्मूला, फिनिश गुड्स का ये, डेटर्स का ये। ठीक है, पहले यहां तक। आगे देखिए, वापस जा रहे हैं, आगे देखिए नेक्स्ट, और फिर क्रेडिटर का फॉर्मूला। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का फॉर्मूला मैंने डाल दी होगी, मोस्टली आपको मिल जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, पहले यहां तक फॉर्मूला का कुछ नहीं होता, आपको जितना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है वो लोगे,
आपको खुद ही बता देगा 3 मंथ्स के आउटस्टैंडिंग है, तो बस फट बोल दोगे 3/12। मैंने मंथ्स बोला इसलिए 12 लिया। उसने बोला 3 वीक्स का है तो पता, फिर 12 की जगह क्या आ जाएगा 52। अगर वो बोलेगा 3 डेज का है, वैसे डेज में ज्यादातर आपको जैसे 15 डेज या 30 डेज ही बोल देता है, तो 365 आ जाएगा, वही बताया हुआ है, वो खुद ही बता देगा। मतलब ये जस्ट फॉर्मूला है, दिखने में फॉर्मूला है, एक्चुअली में तो कोई भी फॉर्मूला नहीं है। यानी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि डेज बताया होगा, ऑपरेटिंग साइकिल बताया होगा पर्टिकुलर सबका। वैसे ऑपरेटिंग साइकिल पूरे टोटल को बोलते हैं, यानी इसलिए हम उसको वर्ड यूज करेंगे या पीरियड, जैसे उसका रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड है, उसका प्रोसेस पीरियड, क्योंकि पूरे का टोटल करोगे। जैसे अगर मैं बोलूं रॉ मटेरियल 10 डेज ऑपरेटिंग साइकिल नहीं है, उनका जो टोटल आएगा वो ऑपरेटिंग साइकिल है, 115 डेज आया था वो। ठीक है, पहले यहां तक तो यानी उनके कंपोनेंट दिए हुए हैं, यानी ऑपरेटिंग साइकिल के कंपोनेंट के डेज दिए हुए हैं। जैसे हमारा था पहला 10 डेज, उसके बाद हमने लिखा था शायद 5 डेज समथिंग लाइक। ठीक है, पहले यहां तक चलिए आगे ध्यान दीजिए। और हम आगे जाने से पहले एक बार क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे। अब हम एक बार मैं आपको पीछे सारा दिखा दूं, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि पहले लिखा हुआ था, यहां से स्टार्ट था, ये मैन्युफैक्चरिंग आ गया और ये ट्रेडिंग, ये आपका ट्रेडिंग। अब आप नोट कर सकते हो, ये बताया था वही चीजें लिखी हुई है दोबारा से। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, पहले यहां तक। उसके बाद ये कंपोनेंट्स हो गए, ये मैं आपको बता रहा था, ये कंपोनेंट्स होते हैं रॉ मटेरियल, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल तो पूरा टोटल आएगा ना, ये कंपोनेंट्स होते हैं ऑपरेटिंग साइकिल के। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, इसलिए रॉ मटेरियल के लिए दिया होगा, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए वर्क इन प्रोग्रेस का दिया होगा, फिनिश गुड्स के लिए फिनिश गुड्स का दिया होगा, डेटर्स के लिए डेटर्स का दिया होगा, क्रेडिटर के लिए क्रेडिटर्स का दिया होगा। ठीक है, पहले यहां तक ये डेज में दिए होंगे, ये दिए होंगे, इनसे हम क्या निकाल लेंगे, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, पहले यहां तक, क्योंकि पहले हम वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम फिर हम सीखेंगे ऑपरेटिंग साइकिल निकालना। वैसे तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल समझा चुका हूं कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट देगा नहीं। क्वेश्चन में होता क्या है, आपको ऑपरेटिंग साइकिल के कंपोनेंट्स दे दिए जाते हैं, कंपोनेंट्स दे दिए जाते हैं किसके, ऑपरेटिंग साइकिल के, और आपसे बोलेगा क्या कैलकुलेट करो, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, पहले यहां तक। ऐसे वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स दे देगा तो आपसे कहेगा क्या कैलकुलेट करो भाई, ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करो। तो पहले हम ये कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके चांस होते हैं बेटा 99% और इसके चांस होते हैं 1%। ठीक है, पहले यहां तक। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। ये हम सारा देख चुके हैं। ये वही चीज, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, डिग्री ऑफ कॉम्प्लीशन। रॉ मटेरियल के लिए मैंने बता दिया था आपको 100% लेना है, ये उसके लिए आपका वर्क इन प्रोग्रेस के लिए वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, उनके लिए कितने परसेंट लेना है, 50%, ये हम एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, पहले यहां तक चलिए नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एबी लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू इट्स वर्किंग। पहला दिया हुआ है रॉ मटेरियल, फिर दिया हुआ है लेबर, और फिर दिया हुआ है ओवरहेड। ओवरहेड में आपको ये नहीं बताया हुआ कि कौन सा ओवरहेड है, कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, या ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। तो कौन सा ओवरहेड है हमें ये नहीं बता रखा। अगर क्वेश्चन में आपको कभी ये ना बता रखा हो कि ये ओवरहेड कौन सा है, तो आप हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड लेके चलते हैं। हमेशा क्या लेके चलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। आगे बढ़िए। उसके बाद दिया हुआ है टोटल कॉस्ट, और प्रॉफिट का हमारा कोई यूज नहीं होता, और ना किसका यूज होता है, सेलिंग प्राइस का, क्योंकि फॉर्मूले में आपने कहीं प्रॉफिट का यूज नहीं किया और ना ही सेलिंग प्राइस का। उसके बाद एवरेज अमाउंट ऑफ बैकअप स्टॉक, रॉ मटेरियल बताया हुआ है 1 मंथ, ये हम लिख रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन जब करें तो मैं बार बार क्वेश्चन के लिए आना ना पड़े। और आप भी प्लीज नोट कर लीजिए, रॉ मटेरियल के लिए 1 मंथ, और आपको पता है रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस, इसके लिए दिया हुआ है हाफ मंथ,
और ये 50% कंप्लीट लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया हुआ किसके लिए। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ किसके लिए, तो फिर याद रखना ये सिर्फ उन्हीं के लिए लोगे, लेबर के लिए और किसके लिए, ओवरहेड के लिए। वर्क इन प्रोग्रेस में मैंने बोला था ना परसेंटेज गिवन होती है, तो ये बताया नहीं था किसके लिए, तो फिर याद रखो ये लेबर एंड ओवरहेड के लिए। यानी वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल लोगे 100% और लेबर ओवरहेड कितना लोगे, 50%। उसके बाद फिनिश गुड्स, वो आपको दिया हुआ है 1 मंथ। उसके बाद पहले सप्लायर है, तो पहले हम सप्लायर नहीं डेटर्स की बात कर रहे हैं। डेटर्स का आपको दिया हुआ है 2 मंथ। फिर बात कर रहे हैं क्रेडिटर की, वो दिया हुआ है आपको 1 मंथ। ठीक है, पहले यहां तक। उसके अलावा आपको वेजेस का भी बता रहा है, हाफ मंथ है, ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये आपका हाफ मंथ। और ओवरहेड एक्सपेंसेस में आपको बता रहा है 1.5 मंथ, ओवरहेड में 1.5 मंथ। इसके अलावा आपको कैश इन हैंड और बैंक भी बता रहा है, तो ये भी पहले लिख लिया। रॉ मटेरियल आपका है 84, लेबर आपकी है 36 और ओवरहेड है आपका वो भी 36। ठीक है, पहले यहां तक ओवरहेड आपका 36। इसके अलावा कैश आपको चाहिए 3 लाख, एक इंफॉर्मेशन ये। और दूसरा उसने बताया 25% सेल क्या है, कैश है, और आपको तो डेटर्स चाहिए होता है, राइट। तो इसका मतलब 25% कैश सेल है, तो डेटर्स के लिए आप कितने परसेंट लोगे, 75%। डेटर्स जब आप यूज करोगे तो कितने परसेंट लोगे, 75%, क्योंकि 25% तो आपकी कैश सेल हो जाती है। और कैश उसने खुद ही आपको कैलकुलेट करके बता दिया कितना, 3 लाख। इसके अलावा उसने बता दिया कि पूरे साल की जो यूनिट्स हैं वो कितनी हो रही हैं, 1 लाख हो रही हैं। तो ठीक है, पूरे साल की यूनिट्स है 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स। तो हमने क्वेश्चन का मेन चीज नोट कर ली है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर में 2 ही चीजें फाइंड आउट होंगी, या तो आपसे बोलेगा वर्किंग कैपिटल निकालिए, या आपसे क्या बोलेगा, ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, पहले यहां तक। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट आपको पता है एकदम फिक्स होता है। ये मैंने आपको फॉर्मेट पीछे दिखाया था, मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको फॉर्मेट। बैक में जाके यही आपका फिक्स फॉर्मेट बनेगा, ये वाला। यही फॉर्मेट आपका फिक्स है जो आपको हर बार बनाना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये आपका फॉर्मेट। ठीक है, पहले यहां तक। पहले रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स, फिर डेटर्स। और आपको पता है यहां पर एक और आ गया, क्या, कैश। तो मैं लिख रहा हूं कैश। कैश का अमाउंट पहले ही देख रहे हैं, तो बाकी की तो आपको कैलकुलेशन करनी है। कैश का अमाउंट आपको दिया हुआ है 3 लाख। कैश का अमाउंट आपको कितना दिया हुआ है, 3 लाख। सीधा लिख दीजिए 3 लाख। कैश आपका 3 लाख। राइट। चलिए अब बाकी निकालना शुरू करते हैं। मैंने पहले क्या बोला था आपसे, मैंने बोला था हमें पूरे साल की कंजप्शन लेनी है। आपको पता है पूरे साल के यूनिट्स कितने दे रखे हैं, 1 लाख। ये तो यूनिट्स हैं, हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है। और आपको बताया था रॉ मटेरियल के लिए हमें क्या लेना होता है, रॉ मटेरियल। लेकिन रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्या पूरे क्वेश्चन में आपको कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नजर आया? नहीं। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल परचेज ले लोगे, जो कितना है 84। तो इंटू 84, इसका मतलब रॉ मटेरियल पूरे साल का कितना है, 84 लाख पूरे साल का। और हमें तो कितने मंथ्स का चाहिए, 1 मंथ का। तो ये पूरे साल का, ऐसे डिवाइड बाय 12, हमें कितने का चाहिए, सिर्फ 1 का। तो सोल्व कर दीजिए।
12, 7 into 1 lakh, 7 lakh। सबको क्लियर है पहले यहां तक? उसके बाद आ जाइए वर्क इन प्रोग्रेस पे। वर्क इन प्रोग्रेस में आपको पता है रॉ मटेरियल तो 100% लेना था, लेबर और ओवरहेड वो आपको पता है कितने परसेंट लेने थे? 50%। रॉ मटेरियल में आपको पता है रॉ मटेरियल तो 100% लेना था, लेकिन लेबर और ओवरहेड कितने परसेंट लेने थे? 50%, क्योंकि उसने सिर्फ 50% लिखा था। हमें नहीं पता किसके लिए, जब तक क्लियरली मेंशन नहीं बताएगा हम रॉ मटेरियल के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, पहले आता तो इसका मतलब 50% किसके लिए बता रहा है? लेबर एंड ओवरहेड के लिए। तो आपको पता है रॉ मटेरियल के तो पूरा ही लेना है 36, सॉरी रॉ मटेरियल के लिए 84, उसके लिए 36 है, तो 36 का 50% 18, यानी रॉ मटेरियल 84 है, उसको 100% 84, लेबर 36 का 50% 18, ओवरहेड का भी 36 का 18। टोटल कर लीजिए 8 और 8 16, 16 प्लस 4 20, कैरी 2, 8 और 2 10 प्लस 1 11 और 1 12, तो 120। तो इसको हटा रहा हूं पहले मैं, इसको पता हमने निकाल लिया 120, तो यूनिट्स आपको पता 1 लाख ही है, इंटू 120। ये 120 कैसे निकाला ये नीचे आपको इस टेबल के नीचे वर्किंग नोट में आपको शो करना है, दिखाना है ऐसे ही जैसे मैंने दिखाया था। ठीक है, 1 लाख इंटू 120 तो पूरे साल का है। हमें कितने का चाहिए? वर्क इन प्रोग्रेस के उसने बोल रखा हुआ हाफ, तो इंटू 1/2, इंटू क्या हो जाएगा? 1/2। आप चाहते तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लगा सकते थे, लेकिन यहां तो नहीं, वो तो फिर नीचे वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा। कैसे? 1 लाख इंटू रॉ मटेरियल का आपको पता है 84 डिवाइडेड बाय, सॉरी 120 लिख दिया, 12 था, इंटू 1/2। ऐसे ही ये हो गया रॉ मटेरियल का, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख इंटू 18, क्योंकि फॉर्मेट में जो फॉर्मूले लिखे हुए थे वो ऐसे लिखे हुए थे, ये पूरे साल का इंटू 1/2। उसके बाद फिर 1 लाख इंटू 18/12 इंटू 1/2। ये पूरा वर्क इन प्रोग्रेस का है, ये पूरा किसका है? वर्क इन प्रोग्रेस का। क्यों? क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस में आपको पता है 3 चीजें आती हैं, पहला रॉ मटेरियल, फिर लेबर और फिर ओवरहेड, है ना। यह इकट्ठा ही कर दिया। देखो कैसे, आपको पता बाकी सब तो सेम ही है, 84 प्लस 18 प्लस 18, तो ये ऐड किया कितना आ गया? 120। तो इसलिए हमने इकट्ठा ही फॉलो कर लिया, क्योंकि बाकी सब कुछ तो सेम है, कॉमन है, तो इसलिए हमने 120 लिया, बाकी सब कुछ जो कॉमन था वो एक बार लिख लिया। तो आप चाहो तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। तो ये आपका आ गया डिवाइडेड बाय 12, 12 से 12 कट गया, बचा 10 और ये कटा 5, तो ये आपका आ गया 5 लाख। ठीक है, पहले यहां तक। उसके बाद फिनिश गुड्स का, इसको उससे लिख देता हूं ब्लैक से, कैश का अमाउंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा हाथ लग गया, 3 लाख। चलिए आगे ध्यान दीजिए डेटर्स का, सॉरी फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का कितना है? 1 मंथ है, और फिनिश गुड्स के लिए आपको पता है ये भी 100%, ये भी 100% और ये भी 100%। पहले टोटल कर ले, क्योंकि आपको बताया था रॉ मटेरियल के लिए सिर्फ क्या लेते हैं? रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए रॉ मटेरियल भी लेते हैं, लेबर भी लेते हैं, ओवरहेड भी लेते हैं। रॉ मटेरियल तो 100% लेंगे, लेबर और ओवरहेड आपको पता है क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन रॉ मटेरियल के लिए भी बता सकता है, लेकिन वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में उसने ये बताया 50%, ये नहीं बताया किसके लिए, तो इसका मतलब लेबर एंड ओवरहेड के लिए। तो फिनिश गुड्स के लिए आपको पता है रॉ मटेरियल 100%, लेबर भी 100%, ओवरहेड भी 100%। तो टोटल कर दीजिए, तो ये आ रहा है 156। तो फिनिश गुड्स के लिए आपका आ गया 156। हाँ, तो अब ये ध्यान दो, क्योंकि वो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, ये चीज आपको एक बार दोबारा क्लियर कर दूं, आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसके लिए सिर्फ रॉ मटेरियल लेते हैं, तो रॉ मटेरियल लिया। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हमने रॉ मटेरियल भी लेते हैं, प्लस लेबर भी लेते हैं, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड भी लेते हैं, लेकिन ये तो 100%,
ये 100% लिया और ये कितने परसेंट लिया, 50%। ठीक है, पहले याद है। फिनिश गुड्स के लिए रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, लेकिन वो है ही नहीं तो ले कहां से। प्लस क्या लेते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, राइट। लेकिन आपको पता है ये है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए हमने सिर्फ क्या लिया, रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। और हमने टोटल किया था, वो कितना आया था, 156। वो इसलिए बता रहा था आपको, क्योंकि यहां पे ऑफिस चाहिए, है ही नहीं तो कोई बात नहीं, जो नहीं है उसे छोड़ देंगे। तो 1 लाख इंटू 156 डिवाइडेड बाय 12 इंटू फिनिश गुड्स का था 1, तो इंटू 1 सोल्व कर दीजिए। 12 1 12 और 3 36, तो 13 इंटू 1 लाख 13 लाख, तो ये फिनिश गुड्स का आ गया 13 लाख। ऐसे किसका निकाल दोगे, डेटर्स का। डेटर्स का भी आपको पता है यही तीनों लेने हैं, क्योंकि उसमें एक और आ जाता है, आपके लिख रहा हूं पहले ये डेटर्स का कैसे लेना है, फिर हटा रहा हूं। तो ध्यान से देखना, रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एंड, और प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आपको पता ना तो ये है ना ये है, सिर्फ 3 ही है। तो अगर पता 3 का टोटल तो आपने कर ही रखा, कितना, 156। तो 156, सॉरी पहले 1 लाख इंटू 156 डिवाइडेड बाय 12 इंटू, ये किसका कर रहे हैं हम, डेटर्स का। तो डेटर्स का आपका 2 मंथ्स, और लेकिन डेटर्स पे आपको पता है 25% क्या थी, कैश सेल। इसका मतलब आपको सिर्फ कितने परसेंट लेना है, 75%। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं कैलकुलेटर से ही। 1 लाख इंटू 156 1 लाख इंटू 156 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 और इंटू 75%, तो ये आपका आया था 19,50,000। कितना आया था, 19,50,000। टोटल करेंगे तो 7 लाख और प्लस 5 लाख 12 लाख, 12 लाख प्लस 13 लाख 25 लाख, 25 लाख प्लस 3 लाख 28 लाख, 28 लाख प्लस 19 लाख 47 लाख, और 50,000 हो रहा है। तो टोटल करंट असेट्स आपका कितना आ गया, 47,50,000। सबको समझ में आया पहले यहां तक। अब हम किसकी बात करेंगे, करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज में आपको पता है 3 चीजें हैं, एक क्रेडिटर्स, एक वेजेस, और एक क्या है, ओवरहेड है। क्रेडिटर्स आपको पता ही है, वेजेस और ओवरहेड इसे दे रखे, इसे लिखना पड़ेगा। यहां लिख रहा हूं मैं, ये ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, वेजेस, ताकि याद रहे कि अलग से दी हमें लिखनी पड़ी, और ओवरहेड। पहले हम बात कर रहे हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर के लिए मैंने बताया था क्या लेते हैं, रॉ मटेरियल परचेज। क्रेडिटर के लिए बताया था क्या लेते हैं, रॉ मटेरियल परचेज। ठीक है, पहले आता तो रॉ मटेरियल परचेज ही ले रहे हैं। फॉर्मूला वही 1 लाख रेड पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये करंट लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। सॉरी, क्रेडिटर नहीं था, वेजेस और ओवरहेड। ठीक है, तो आपको क्राइटेरिया से रॉ मटेरियल लेते हैं, तो पहले तो यूनिट्स 1 लाख इंटू रॉ मटेरियल आपको पता है 84, ये पूरे साल का। हमें कितने टाइम का चाहिए, क्राइटर का 1, तो 1, तो आपको पता है कट ही जाएगा सीधा 7 लाख। ये हो गया क्रेडिटर का। अब किसका करना है, वेजेस का। पहले तो आपको 1 लाख, वेजेस का मतलब यहां लेबर से है, तो आपको पता है लेबर कितनी है, 36। ये चीज सबको समझ में आई, 1 लाख इंटू 36 डिवाइडेड बाय 12। अब वेजेस का कितना बता रखा है, हाफ इंटू 1/2, तो 12 3, इसको सोल्व करोगे 50,000। 50,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 1,50,000। उसके बाद ओवरहेड का, ओवरहेड के लिए सिर्फ ओवरहेड का लोगे, तो क्रेडिटर का जैसे बताया था रॉ मटेरियल लेना है।
अब वेजेस ही तो कॉमन है, वेजेस ही लोगे। ओवरहेड के लिए क्या लोगे? ओवरहेड। तभी तो बोल रहा था, इनके लिए कोई फॉर्मूले नहीं होते हैं, ये तो आप क्वेश्चन खुद बना लोगे। मेन फॉर्मूले किस किस के लिए होते हैं? रॉ मटेरियल के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, फिनिश गुड्स के लिए और डेटर्स के लिए, और इसके अलावा क्रेडिटर्स के लिए। तो चलिए ओवरहेड का पहले तो आपको पता है 1 लाख लेना ही लेना है। अब इंटू ओवरहेड से करेंगे, और ओवरहेड आपको पता कितना है? 36 डिवाइडेड बाय 12, और ये दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 का मतलब होता है 3/2। तो 12 से 3, और ये आपका 2 से 50,000 इंटू 9, 4,50,000। ठीक है, पहले यहां तक टोटल मार दीजिए। तो 4 + 1 5, 5 + 6, 6 और 7 13 लाख। एक बार कैलकुलेटर से भी चेक कर ले, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना होगी हो। 1 लाख इंटू 36 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 24, यस 4,50,000। तो 4,50,000 + 1,50,000 6 लाख + 7 13 लाख। अब क्या करना है? अब आपको पता है 47 लाख में से कितना माइनस कर दोगे? 13 लाख, और 47,50,000 सॉरी 47,50,000 में से कितना माइनस कर दोगे? 13 लाख। तो ये आपका आ जाएगा 7 में से 3 गया 4, और 4 में से 1 गया 3, 34,50,000। ये आपकी वर्किंग कैपिटल आ गई। चलिए नोट कर लीजिए इसको, उसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं।